आज मैं आपको ल्हासा की ओर पढ़ाने जा रही हूँ। ल्हासा की ओर के लेखक जो हैं वो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। जिनका जन्म सन 1893 में गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका वास्तविक नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। 1930 ईस्वी में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इन्हें महापंडित भी कहा जाता था क्योंकि ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी इत्यादि भाषाओं के जानकार थे। सन 1963 में इनका देहांत भी हो गया। इनकी रचनाएं मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगासी गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो इत्यादि, मकर शास्त्र इत्यादि भी थे। राहुल की और राहुल सांकृत्यायन जी ने प्रथम तिब्बत यात्रा से यह कथा निकाली गई है। ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी के प्रथम तिब्बत यात्रा से उद्धृत है। यह यात्रा उन्होंने सन 1929 ईस्वी में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। दुर्गम रास्ताओं का वर्णन इन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इससे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। लेखक राहुल सांकृत्यायन घुमक्कर प्रवृत्ति के थे, दृढ़ निश्चयी थे, साहसी यात्रा में अनेक कष्टों का सामना किया उन्होंने, अध्ययनशील थे, महापंडित थे, उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे। सुमति वास्तविक नाम लोकजट शेख था। एक मंगोल भिक्षु थे, स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय व्यक्ति, धार्मिक प्रवृत्ति के, मिलनसार और स्नेही। लेखक राहुल सांकृत्यायन अब नमसे कौन थे? नमसे बौद्ध भिक्षु थे, विनम्र थे, भद्र पुरुष थे, स्नेही थे, शेखर बिहार के खेती के मुखिया थे। अब आ जाइए राहुल सांकृत्यायन की इस कहानी की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीक कलिंगपोल का रास्ता तब तक नहीं खुला था। अब लेखक जो है अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि जिस रास्ते से वो गए थे वह फरीक कलिंगपोल का रास्ता तब नहीं खुला था, जो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें जिस रास्ते से व्यापार के लिए तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिकों का भी रास्ता था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन भी रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर गए हैं और जहाँ किसानों ने अपना डेरा बना लिया है वह जगह कुछ आबाद सी दिखाई देती है। वहाँ पर कुछ जहाँ आबादी थी वहीं ये लोग चाय पीने के लिए ठहरे थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफों के साथ साथ कुछ आराम भी थे। जैसे वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था। और नहीं औरतें पर्दा ही करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को वहाँ लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं जाने देते। नहीं तो आप बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं कि वहाँ घर के भीतर भी जा सकते हैं। चाहे वह बिल्कुल ही अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा, नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर आपके पास ला देगी। उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टूटीदार बर्तन खोटी में रखकर आपको वह दे देगी। यदि बैठक की जगह थोड़ी दूर है और आपको शक है कि आपके चाय में दूध मक्खन नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर या फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है, जो बाद में आप डाल भी सकते हैं।
अब लेखक इतना बताने के बाद कि वहाँ की स्थिति क्या थी, बताते हैं कि परित्यक्त किले से चीनी किले से जब वो चलने लगे तो एक व्यक्ति राहदारी मांगने आया, जो कि उनके पास 2 चिटके शक्ल में थी, जो उन्होंने उस व्यक्ति को दे दिया। शायद उसी दिन वे थोंगला के पहले आखिरी गांव में चलते चलते पहुंच गए। अब देखिए, अब उन्हें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई है इसकी। इसके दोनों तरफ मीलों तक कोई भी गांव गिराव नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, और डाकुओं के लिए ऐसी स्थिति में यह जगह डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह थी। तिब्बत के गांव में अगर लोगों का खून भी हो जाए तब तो खूनी को सज़ा मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों के लिए कोई भी परवाह नहीं करता। कोई भी मारकर चल देता है और उन्हें कोई उठाता भी नहीं। सरकार खुफिया विभाग पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वह गवाह भी नहीं मिलते हैं। इसलिए डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा आदि है कि नहीं। हथियार का कानून तो यहाँ था ही नहीं। लोग हथियार को लाठी के तरह अपने कंधों पर पिस्तौल बंदूक के रूप में लिए फिरते थे। अब डाकुओं के साथ ये बात थी कि डाकू यदि जान से नहीं मारे तो खुद उनको भी प्राण का खतरा है, क्योंकि यहाँ तो ग्रामीणों के पास भी हथियार रहा करता था। तो गांव में इन लोगों को मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया था, और शायद खून की ये लोग उतनी परवाह भी नहीं करते, क्योंकि लेखक और सुमति जो थे वह भिखमंगे के रूप में थे। जब भी कोई आता और ऐसी सूरत दिखती जो कि उन्हें मार सकती थी, वे टोपी उतारकर जीभ निकालकर कूची कूची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते थे। मतलब भीख मांगने का नाटक करते थे। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर ये दोनों कैसे चलते। इसीलिए इन्होंने अगला पड़ाव 16-17 मील के अंदर ही डाला। लेखक ने सुमति से कहा, यहाँ से लंकोर तक के लिए वे 2 घोड़े कर लें, सामान भी रख लेंगे और उस पर चढ़कर चल भी देंगे। अब उस दिन तो वो जा न सके, उस दिन उन्हें वहीं बिताना पड़ा। दूसरे दिन ये घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। अब देखिए, वहाँ उन्होंने डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। डांडा एक स्थान था, बहुत ही खतरनाक था, उसकी चढ़ाई बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन वह उसके ऊपर जा पहुँचे। अब वे डांडे के ऊपर ऐसे स्थान पे खड़े थे जहाँ समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई थी। और स्थिति क्या थी इनकी? दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की सफ़ेदी थी। पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के 1000 श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे वहाँ का स्थान की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ था न सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली, सिर्फ पत्थर ही पत्थर था। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई देती थी। उत्तर की तरफ जहाँ थोड़ी ठंड पड़ती थी वहाँ थोड़ी बहुत बर्फ चोटियों पर दिखाई देती थी।
वहाँ सबसे ऊंचे स्थल पर डांडे की देवता का निवास था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सुसज्जित किया गया था। और अब उन्हें बराबर की उतराई पर चलना था, मतलब नीचे की ओर उतरना था। ऊपर तो वो पहुंच गए, अब उन्हें नीचे की ओर उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। उतरने में उतना कष्ट नहीं होता जितना चढ़ाई में होता है। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मतलब वो दोनों तो थे ही, एक और सवार साथी जो था वो उनके साथ ही चल रहा था। कुछ दूर जाने पर लेखक का घोड़ा बहुत ही धीमी गति से चलने लगा। लेखक ने सोचा शायद थकावट के कारण घोड़ा बहुत ही धीरे चल रहा हो और उसे मारना उचित नहीं समझा। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और लेखक जो है डोइन क्विकस्टो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। लेखक ये समझ नहीं पा रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब लेखक जोर देने लगते तो वो और सुस्त पड़ जाता था। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे और लेखक बाएं का रास्ता पकड़ लिए, लेकिन वो रास्ता गलत था। 4-5 किलोमीटर आगे बढ़ने पर एक घर में पूछने पर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर वह लौटकर उसी दाहिने वाले रास्ते को पकड़े और 4-5 बजे के करीब गांव से मील भर पर थे तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। सुमति गांव से पहुंचने के 4-5 मतलब मील भर पहले ही, 1 मील पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे। उनका मुंह लाल हुआ पड़ा था गुस्से से। मंगोलों के मुंह वैसे ही लाल होते हैं और वो तो और भी गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। अब उनका गुस्सा देखकर लेखक बहुत ही प्रेम से जवाब देते हैं कि उनका कसूर नहीं है। क्या वे देख नहीं रहे हैं कैसा घोड़ा उन्हें मिला है? वो तो रांची में पहुंच जाते। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। सुमति की एक अच्छी आदत थी। लंकोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाए, फिर रात को गरम गरम थुक्पा मिला। जैसे थुक्पा जो था वह सत्तू का चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ होता है, जो कि उन्हें खाने को मिला। अब वे लोग तिंगड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिंगड़ी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में ही सुमित के जितने भी यजमान थे, कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे पाने के लिए वो उनके पास आ रहे थे। सुमति एक मंगोल साधु थे, जो कि वहाँ के लोगों को अपने साथ लाए कपड़ों को फाड़कर गंडे बांधा करते थे मंत्र के साथ। तो जितने कपड़े बोध गया से लाए थे, वहाँ के लोगों के लिए कम नहीं थे।
क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा जो है, गंडा ताबीज़ को कहते हैं, जो कि हम लोग के यहाँ भी अंधविश्वासी लोग बनवाते हैं, तो गंडा बना लेते थे और अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, क्योंकि इससे उन्हें गंडा बांधने से उन्हें पैसा मिलता था। लेखक ने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, सो उन्होंने कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट लो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। लेखक ने उन्हें लालच भी दिया कि तुम आसपास के गांव में मत जाओ, मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर तुम्हारे इस कमी को पूरा कर दूंगा, जो तुम यहाँ कमाओगे मैं रुपए भी दे दूंगा। अब सुमति जो है वो नहीं गए। तब क्या हुआ? सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन सामान उठाने के लिए उन्होंने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। भरिया किसे कहते हैं? जैसे हम लोग कुली को देखते हैं, कुली से अपने काम करवाते हैं, तो वो हमारा भरिया होता है, हमारा भार उठाने वाला। वहाँ स्थिति बहुत दिक्कत भरी थी, क्योंकि एक 10-11 बजे के धूप में उन्हें चलना पड़ा था, और तिब्बत की धूप बहुत ही कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से ही मोटे कपड़े से सिर को ढक देने पर गर्मी खत्म हो जाती थी, पर आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हो तो आपका ललाट धूप से जल रहा होगा और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा होगा, क्योंकि पीछे की पहाड़ियों पे बर्फ हुआ करता था। फिर इन्होंने अपने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी और डंडा हाथ में लिया और चल पड़े अपनी फिर से यात्रा की ओर। यद्यपि सुमति के परिचित सिंगड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस आदमी से मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। अब वे शेखर विहार के पास अपने यजमान से मिलने के लिए जाना चाहते थे। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। वहाँ की सामाजिक स्थिति की जमीन की स्थिति को लेखक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वहाँ के छोटे छोटे जमीन जो है छोटे बड़े जागीरदारों के बीच में बटी हुई है, और इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपने अपने जागीर में हर एक जागीरदार खुद खेती अपनी खेती खुद ही कराता है, मतलब स्वयं उसका मालिक होता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में ही मिल जाते हैं, मतलब बिना पैसे के ही खाना पीना पे मिल जाते हैं। खेत का इंतजाम देखने के लिए वहाँ किसी भिक्षुक को भेजा जाता है, और जो भिक्षुक वहाँ जाता है जो वो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। शेखर की खेती के लिए भी नमसे, जो कि बड़े ही भद्र पुरुष थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे, वो गए थे। वे उन दोनों से बहुत ही प्रेम से मिले। किनसे? लेखक और सुमति से। हालांकि उस वक्त लेखक का ऐसा भेष नहीं था कि उनकी इतनी खातिरदारी होती। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर अर्थात बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिपि रखी गई थी। जहाँ लेखक को ठहराया गया था वहाँ एक कंजूर था जहाँ भगवान की बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पुस्तकें रखी थी, जो कि संख्या में 103 थी। लेखक का आसन वहीं लगा दिया गया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा,
अब लेखक ने सोचा कि अगर सुमति जाते हैं तो ठीक है, 1-2 दिन तो उन्हें लगेगा ही, तब तक वे यहाँ इन पोथियों को पढ़ लेंगे, और इसलिए उन्होंने उसे इजाज़त दे दी। लेकिन लेखक सुमति जो है वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए थे। तेंगड़ी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान उठाया और पीठ पर लादा भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। यही थी उनकी यात्रा की, तिब्बत की यात्रा के वृतांत, जो कि वहाँ की सामाजिक स्थिति को भी इन्होंने बताया, वहाँ की दिक्कतों को भी बताया, किस तरह से वो वहाँ गए और उन्हें भरिया भी नहीं मिला, अपने सामान को वहाँ से लादकर वे खुद ही लाए। वहाँ उनकी मुलाकात भिक्षु नमसे से भी हुई। उन्होंने डांडे देखा, जो कि वहाँ की सर्वोच्च शिखर पर वहाँ के देवता का निवास था, वहाँ भी वो गए। इन सब का उल्लेख इन्होंने इस कहानी में किया है। आज यहीं तक, फिर आगे दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगी।